मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ कि कोचीन विश्वविद्यालय का, इसके हिंदी विभाग, उसकी अध्यक्षा प्रोफेसर के अजीता जी और इस कार्यक्रम श्रृंखला के संयोजक भाई डॉक्टर प्रभाकरन जी का, कि आपने मुझे इस अवसर पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं 22 तारीख को एक सत्र में इस श्रृंखला के मूल विषय पर प्रकृति, मनुष्य, समाज और कविता के संदर्भ में एक व्याख्यान कर चुका हूं, और आज जो व्याख्यान मैं करने जा रहा हूं, इसका उस व्याख्यान से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। बस ये व्याख्यान समकालीन कविता की कुछ विशेष कोणों पर होगा, जैसा कि मुझे भाई प्रभाकरन हेबाद जी ने आदेश किया है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि समकालीन कविता से हमारा आशय क्या है। क्योंकि कुछ भी कहा जाए तो सबसे पहले इस बात को देख लेना जरूरी है कि किस समय सीमा के भीतर कविता की व्याख्या या कविता के बारे में बातचीत हम कर रहे हैं। मैं सामान्यतया जब समकालीन कविता पर बोलता हूं तो शुरू में ही समकालीन को व्याख्यायित करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो बहुत बार एक खास किस्म की अर्थधुंध लिए रहता है और अनेक तरह की विभ्रम इस को लेकर बने रहते हैं। इसलिए बहुत संक्षेप में दो तीन बातें समकालीन कविता के बारे में और समकालीन साहित्य के बारे में और खास तौर पर इसकी समय सीमा के बारे में मैं आपके सम्मुख रखूंगा। मैं आमतौर पर ये कहता हूं और मानता हूं दृढ़तापूर्वक, ये मेरा विश्वास है कि उत्तर आपातकालीन भारत समकालीन भारत है। उत्तर आपातकालीन हिंदी साहित्य समकालीन हिंदी साहित्य है और उत्तर आपातकालीन हिंदी कविता समकालीन हिंदी कविता है। हम सब जो इतिहास की गति पर भरोसा करते हैं और ये यकीन करते हैं कि इतिहास एक निर्णायक शक्ति है, तो हम ये भी मानते हैं कि इतिहास में युग अचानक नहीं बदलते। वो किसी एक वर्ष में, किसी एक घटना से, किसी एक परिस्थिति से, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक संस्था की भूमिका से नहीं बदलते। साहित्य के क्षेत्र में भी किसी एक रचनाकार या किसी एक कृति से युग नहीं बदला करते। युग बदलाव की प्रक्रिया एक लंबी और वृहद प्रक्रिया है। यदि कविता में बदलाव आते हैं तो उसका अर्थ है कि साहित्य की सभी विधाओं में कुछ किसी न किसी स्तर पर बदलाव आ रहे हैं। यदि साहित्य में बदलाव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि साहित्य जिस समाज में रचा जा रहा है उस समाज में बदलाव आ रहे हैं, और ये समाज जिस वैश्विक परिस्थिति में रह रहा है उस परिस्थिति में भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहे हैं। इसलिए इतिहास एक स्तरीय, एक आयामी या एकल कारण से बदलता नहीं है, बल्कि एक सामूहिक कारण होते हैं उसके पीछे जिनकी वजह से युग बदलता है। तो जैसा मैंने कहा, उत्तर आपातकाल, हम सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास में, आधुनिक युग में, हमारे समकाल में आपातकाल एक घटना है जिसका संबंध सत्ता तंत्र से है, भारतीय राजनीति से है, भारतीय लोकतंत्र से है, भारतीय राष्ट्र राज्य से है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष परिस्थितियों में, जो कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। ये आपातकाल 1975 में लगाया गया और लगभग 2 वर्षों तक, 1977 तक ये रहा।
तो जब मैं उत्तर आपातकाल कहता हूं तो उसका अर्थ 1975 है या 1977, यह भी समझना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि यह प्रक्रिया अचानक एक दिन में नहीं होती, लेकिन आपातकाल जिन परिस्थितियों में लगा वो जिस किस्म के द्वंद्व या अंतर्विरोध की तरफ इशारा करता है। आपातकाल सत्ता की जिस स्वेच्छाचारिता, सत्ता की सर्वदमनकारी अभिलाषा को व्यक्त करता है। आपातकाल सत्ता के सर्वसत्तावादी होने की इच्छा को व्यक्त करता है। ये इच्छा कहां से पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और आखिरकार सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्र राज्य को, लोकतंत्र को इस तरफ जाने का मार्ग कैसे बना। ये इंगित करता है कि जनता और सरकार के मध्य, जनता और राष्ट्र राज्य के मध्य एक निर्णायक द्वंद्व की शुरुआत आपातकाल या उससे पहले हो चुकी थी। इसलिए एक संधि के रूप में, एक ट्रांजिशनल फेज के रूप में मैं ये कहूंगा कि 1967 से 1977 तक का समय, बल्कि और आप इसे विस्तारित करना चाहें तो 1980 तक का समय, आपातकाल का लगना, आपातकाल का हटना, आम चुनावों का होना, आम चुनावों के बाद केंद्र में सत्ता का बदलाव, जनता पार्टी की सरकार का गठन और अंततः 1980 में जनता पार्टी सरकार का पतन और फिर केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा यानी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार का बनना। ये जो प्रक्रिया है 5 साल के भीतर घटित होती है। ये बहुत ही निर्णायक 5 साल है, लेकिन इन 5 सालों की पृष्ठभूमि 1967 से बनती चली आ रही है। जिस बात की तरफ मैंने इशारा किया, सत्ता और जनता के मध्य, राष्ट्र राज्य और जनता के मध्य एक निर्णायक अंतर्द्वंद्व, एक निर्णायक द्वंद्व, एक निर्णायक कशमकश, जिसका परिणाम है आपातकाल, वो 1967 से शुरू हो गया था। बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन ये 13 वर्ष संधि के समय है, संधि के वर्ष हैं। ये ट्रांजिशन का फेज है और अंततः 1980 में ये संधि का समय समाप्त होता है। इसलिए कई बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1980 के बाद का भारत समकालीन भारत है और 1980 के बाद का साहित्य समकालीन साहित्य है और 1980 के बाद की हिंदी कविता समकालीन हिंदी कविता है। मैं बहुत इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत सारे अवसरों पर इसके बारे में बोलता रहा हूं और ये जो परिवर्तन है 1975 से 80 के बीच में घटित होते हैं, उनके क्या राजनीतिक सामाजिक मायने हैं, उनके बारे में भी मैंने पूर्व में भी कई वक्तव्यों में अपनी बात कही है। और यदि आप इस पर कुछ सवाल पूछेंगे बाद में, तो मैं बाद में इस पर आप कुछ स्पष्टीकरण दे सकूंगा। लेकिन एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता, और वो ये कि जो मुख्य रूप से परिवर्तन होता है सामाजिक राजनीतिक परिक्षेत्र में, वो ये कि जनता के भीतर आजादी को लेकर 1947 में आजादी प्राप्त हुई और उससे पहले के 90 वर्षों में भारत औपनिवेशिक शक्तियों से एक निर्णायक संघर्ष करता हुआ चला आता था। इन 90 वर्षों में यानी 1857 से 1947 के मध्य भारत की जनता ने जो सपने देखे थे, जिन सपनों के समुच्चय को, जिन सपनों के गुच्छे को हम आजादी नाम देते हैं, आजादी के प्रति एक आसक्ति, एक मोह, उससे बहुत सारी इच्छाएं भारतीय जनता की जुड़ी हुई थी। लेकिन 50 के दशक में ही मोहभंग की प्रक्रिया शुरू हुई और 60-70 आते आते मोहभंग निर्णायक स्तर पर पहुंच गया। समकालीन यानी 80 के बाद के जो समाज है, उसमें आजादी के सपनों की अनगूंज आपको नहीं दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। आजादी के प्रति मोह, लोकतंत्र के प्रति मोह, राष्ट्र राज्य के प्रति मोह, उस तरह का मोह नहीं दिखाई देगा जैसे 47 से 67 के मध्य था। इसलिए मैं इसे आपातकाल को और उत्तर आपातकालीन जो तत्काल परिदृश्य है 75 से 80 का परिदृश्य, इसे मैं आजादी से अंतिम मोहभंग का समय मानता हूं। भारतीय जनता का निर्णायक तौर पर मोहभंग हुआ और आजादी की लड़ाई के दौरान देखे गए जो सपने थे
वो पूरे होंगे, ये अभिलाषा, ये आकांक्षा भारतीय जनता के भीतर से धीरे धीरे क्रमशः निशेष हो गई। इसीलिए ये जो समय है, ये ज्यादा क्रांतिकारी उम्मीदों का समय नहीं है। 1980 के बाद की जो परिस्थिति है वो एक तरह से नाउम्मीदी के बीच सक्रियता की है। यानी उस तरह की कोई उम्मीद नहीं है जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान उपनिवेशवाद को समाप्त करने, सामंतवाद को समाप्त करने की जो गहरी उम्मीदें थी, वैसी कोई उम्मीद अब नहीं है। अब कम उम्मीदें हैं, धीमी उम्मीदें हैं, छोटी उम्मीदें हैं, और कोई क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद भारतीय जनता को प्रायः नहीं है इस पूरे परिदृश्य में, यानी इन 40 वर्षों में। ये जो नाउम्मीदी है, एक तरह की निराशा, और उस निराशा में जो एक खास तरह की सक्रियता है। निराशा है इसका अर्थ ये नहीं कि बदलाव की इच्छा समाप्त हो गई। भारतीय जनता के अलग अलग हिस्सों में अपने वर्तमान को, आज को, समकाल को बेहतर बनाने की अभिलाषा, आकांक्षा गहरे तक मौजूद है, लेकिन वो बहुत ही धीमी गति से लोकतांत्रिक तरीकों पर भरोसा करते हुए, समाज की गति को धीमी गति से आगे बढ़ाते हुए परिवर्तनों की एक प्रक्रिया इन समकाल में चल रही है। इससे सबसे बड़ा परिवर्तन जो समकालीन समय में हुआ वो ये कि क्रांतिकारी और बड़े परिवर्तनों की बजाय धीमी गति के छोटे परिवर्तनों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारा ध्यान रहा है। और हमने छोटी छोटी लड़ाइयां, आप चाहें तो इसे महावृत्तांत के समापन और लघु वृत्तांतों के आगमन का समय भी कह सकते हैं। जो समकालीन भारत है वो किसी ग्रैंड नैरेटिव के अर्थ में आजादी को नहीं अपनाता, बल्कि वो छोटे सपनों के एक समुच्चय के रूप में आजादी को अपनाता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन समकालीन समय में हुआ है। इसलिए 80 के बाद का जो समय है, ये समय इस अर्थ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट सामाजिक भंगिमा का समय है। जहां तक साहित्य का संबंध है, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि सिर्फ सामाजिक राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से साहित्य में परिवर्तन नहीं होते। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से साहित्य में परिवर्तन होते हैं, पर साहित्यिक युगों का परिवर्तन मूलतः साहित्यिक परिघटनाओं से देखा जाना चाहिए। ऐसा भी इतिहास में, साहित्य इतिहास में एक मान्यता रही है। इसलिए यदि हम सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में आपातकाल को एक बड़ी घटना मानते हैं और हम आपातकाल को एक विभेदक रेखा मानते हैं और उत्तर आपातकालीन भारत को समकालीन भारत मानते हैं, तो इसके समानांतर कुछ ऐसी साहित्यिक घटनाएं हैं जिनको भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। और तब हम देखेंगे कि साहित्यिक कारण भी इसके पीछे, यानी ये जो युग है समकाल जो है, उसमें साहित्यिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण परिघटनाएं 1973-75 में ही घटित होती हैं, जब प्रगतिशील आंदोलन का पुनर्गठन और पुनरुभार होता है। 1973 और 75 में प्रगतिशील लेखकों के दो बड़े सम्मेलन बांदा और गया में आयोजित होते हैं। पुराने से लेकर नए तक, बिल्कुल युवा लेखकों तक इन आयोजनों में भाग लेते हैं लेखक। और एक तरह से ये जो नई कविता के बाद का एक अराजक और बहुत सारी विसंगतियों से भरा हुआ, एक अंतर्द्वंद्वों से भरा हुआ और एक खास दिशा में ना जाने वाला जो साहित्यिक परिदृश्य था, बहुत सारी आंदोलन, बहुत सारी साहित्यिक प्रवृत्तियां, बहुत सारे अंतर्विरोध, बहुत सारे अंतर्द्वंद्व साहित्य के क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे, जिसमें सामान्यतया कुछ ऐसे साहित्यिक समूहों का बोलबाला था जिन्हें हम गैर प्रगतिशील कह सकते हैं। लेकिन 1973 में प्रगतिशील आंदोलन के पुनर्गठन और पुनरुभार के बाद इसमें एक परिवर्तन आता है। जैसे लोकतंत्र के भीतर एक परिवर्तन आ रहा है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के माध्यम से या नक्सलबाड़ी के माध्यम से या लोकतंत्र के भीतर की अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे समाज के सीमांत समूहों का, पिछड़ों और दलितों का, स्त्रियों का और आदिवासियों का एक खास तरीके से उभार हो रहा है राजनीति में, जो परिघटनाएं 90 के
दशक में यानी आखिरी दशक में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पर जिनकी बुनियादें 70 के दशक में मौजूद हैं, वो जो साहित्यिक हाशिए के सामाजिक समूहों का जैसे लोकतंत्र में आगमन होता है और उनकी शक्ति बढ़ती है, ठीक उसी तरह ये वंचित सामाजिक समूहों का साहित्य में पुनः एक बार उनकी ताकत बढ़ती है और वो प्रमुख समूहों के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, ये प्रगतिशील आंदोलन के जो 5 बड़े कवि हैं, इन 5 बड़े कवियों, विशेष रूप से नागार्जुन, केदार और त्रिलोचन पर नए सिरे से बातचीत होती है और ये कवि साहित्य के और कविता के केंद्र में आ जाते हैं। ये जो परिघटना है, जो प्रगतिशील आंदोलन के पुनर्गठन से घटित होती है, इसे यदि हम समाज में लोकतंत्र में घटित हो रहे परिवर्तनों के साथ इसे जोड़कर देखें, तो आप इस परिघटना को ज्यादा जटिल तरीके से देख सकते हैं। इस तरह मैं उत्तर आपातकालीन और साहित्य को और प्रगतिशील आंदोलन के पुनरुभार के बाद के साहित्य को समकालीन साहित्य मानता हूं और इन दोनों घटनाओं के बाद की हिंदी कविता को समकालीन हिंदी कविता मानता हूं और इस हिंदी कविता की संरचनाओं के बारे में, इस कविता के फॉर्म्स के बारे में और प्रकारांतर से इसकी भाषा के बारे में कुछ आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप ये देखेंगे कि समकालीन हिंदी कविता का एक बड़ा हिस्सा, प्रमुख हिस्सा, प्रगतिशील आंदोलन की विरासत को स्वीकार करता है। इस अर्थ में समकालीन हिंदी कविता को प्रगतिशील काव्यधारा का विस्तार या प्रगतिशील काव्यधारा का एक तरह का अंग कह सकते हैं। त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, परवर्ती निराला, मुक्तिबोध, शमशेर, शील, शैलेंद्र, रामविलास शर्मा जैसे कवियों से लेकर भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, धूमिल जैसे कवियों से होते हुए प्रगतिशील काव्यधारा समकालीन समय में पहुंचती है और एक नया चेहरा, एक नया रूप प्रगतिशील काव्यधारा को प्राप्त होता है। समकालीन हिंदी कविता के ज्यादातर प्रमुख कवि, जितनों के भी आप नाम लें, ज्यादातर प्रमुख कवि किसी न किसी अर्थ में, किसी न किसी रूप में प्रगतिशील काव्यधारा की विरासत को स्वीकार करने वाले, प्रगतिशील काव्यधारा से संबद्ध और अपनी कविता के माध्यम से प्रगतिशील कविता का विकास करने वाले, विस्तार करने वाले कवि हैं। चाहे वो केदारनाथ सिंह हो, चाहे वो चंद्रकांत देवताले हो, चाहे वो भगवत रावत हो, चाहे विनोद कुमार शुक्ल हो, चाहे वो अरुण कमल हो, चाहे वो ऋतुराज हो, चाहे लीलाधर जगुड़ी हो, चाहे विजेंद्र हो, चाहे राजेश जोशी हो, अरुण कमल हो, राजेंद्र शर्मा हो, नरेंद्र जैन हो, असद जैदी हो, मंगलेश डबराल हो, विष्णु खरे हो, अष्टभुजा शुक्ल हो, एकांत श्रीवास्तव हो, बद्री नारायण हो, कुमार अंबुज हो, अनामिका हो, मदन कश्यप हो, नीलेश रघुवंशी हो, पंकज सिंह हो, अष्टभुजा शुक्ल हो, मान बहादुर सिंह हो, पंकज चतुर्वेदी हो, अनुज लुगुन हो, शिरीष कुमार मौर्य हो, बसंत त्रिपाठी हो, या ये जो प्रगतिशील कवि हैं, जो समकालीन कविता के प्रगतिशील काव्यधारा से संबद्ध कवि हैं, इनके इतर दलित कवि हों, मलखान सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि से लेकर असंग घोष, रजनी तिलक, शिवराज सिंह बेचैन, कंवल भारती, ये सारे के सारे कवि, या कवित्रियां हो, या आदिवासी कवि हो, निर्मला पुतुल, वंदना ठेठे,
ये सारे के सारे कवि जो सीधी तौर पर प्रगतिशील काव्य धारा से संबद्ध हैं या दलित, आदिवासी या स्त्री धाराओं से संबद्ध हैं, ये दलित, स्त्री और आदिवासी धाराओं से संबद्ध कवियों के भीतर भी आप प्रगतिशील काव्य धारा के तत्व देखेंगे और इन कवियों को भी एक अर्थ में प्रगतिशील काव्य धारा का विस्तार कहा जा सकता है। यानी दलित कवियों ने, चाहे वो मलखान सिंह हो, चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि, चाहे शिवराज सिंह बेचैन हो, कंवल भारती हो, असंग घोष हो, इन कवियों ने भी प्रगतिशील काव्य धारा की विरासत को स्वीकार किया है और प्रगतिशील काव्य धारा को आगे बढ़ाया है, एक खास तरीके से आगे बढ़ाया है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहता हूं कि समकालीन हिंदी कविता का प्रमुख हिस्सा समकाल प्रगतिशील काव्य धारा से संबद्ध है, उसे विस्तृत करता है। यदि उससे अलग भी है, वो अपने आप को उसमें स्थित नहीं करना चाहता, तो भी वो प्रगतिशील काव्य धारा की विरासत को किसी न किसी रूप में स्वीकार करता है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे हम आमतौर पर वस्तु विन्यास कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, या फॉर्म, वस्तु और रूप का जो सवाल है, समकालीन हिंदी कविता के ज्यादातर कवि और समकालीन हिंदी कविता की ज्यादातर धाराओं या उपधाराओं के कवि वस्तु को बरतने, वस्तु को उठाने, वस्तु का एक्सप्लेन करने, वस्तु को प्रकट करने, अभिव्यक्त करने में जिस तरह की वस्तुओं को उठाती है और जिस तरह के तरीके आजमाती है, उन तरीकों पर प्रगतिशील काव्य धारा के पूर्ववर्ती रूपों का एक असर, एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो दिखाई पड़ती है वो ये कि समकालीन हिंदी कविता किसी भी तरह की भव्यता, दिव्यता, महाकाव्यात्मकता, महाआख्यानात्मकता, महानाटकीयता और जो एक ग्रैंड इमेज है फॉर्म की, जैसे कि राम की शक्ति पूजा है, तुलसीदास है, सरोज स्मृति है, कामायनी है, असाध्य वीणा है, अंधेरे में है, पटकथा है, जो एक 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 महाछवि है, उससे प्रायः अपने को दूर रखने की कोशिश करती और वो साधारणता और सहजता पर भरोसा करती। समकालीन हिंदी कविता साधारण जीवन की, साधारण भाषा में, साधारण वाक्यों के माध्यम से, साधारण रूपों का प्रयोग करते हुए कही गई एक कविता है। यानी इसके अभिव्यक्ति पैटर्न्स में, अभिव्यक्ति की प्रविधियों में सहजता और साधारणता और दिव्यता, भव्यता से एक खास किस्म की दूरी इसके चरित्र में, इसके रूप में दिखाई देती है। यह कहना भी बहुत जरूरी है कि जैसे प्रगतिशील कवियों, और खास तौर पर मैं 3 कवियों का नाम लेना चाहता हूं प्रगतिशील कवियों के भीतर भी, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन ने जीवन को जिस तरह से प्रकट करने की अभिव्यक्ति प्रणालियां विकसित की, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह की अभिव्यक्ति प्रणालियों में एक किस्म की एक खास तरह का गठन है, जो गठन में एक खास तरह की गरिमा है, एक खास तरह का पक्कापन है, एक खास तरह की भव्यता भी उसके भीतर से एक दिखाई देती है। लेकिन केदार, त्रिलोचन और नागार्जुन की कविता में ये जिस साधारणता और सहजता की मैं बात कर रहा हूं वो दिखाई पड़ती है। इसलिए जो समकालीन हिंदी कविता है, जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि ये प्रगतिशील काव्य धारा का से संबद्ध है या उसका विकास करती है या उसकी विरासत को स्वीकार करती है, तो इन 3 कवियों से बहुत ज्यादा वो सीखती है। इसीलिए इन 3 कवियों ने जिस तरह की अभिव्यक्ति प्रणालियां निर्मित की, आप देखेंगे कि इन कवियों ने
नागार्जुन त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल ने कविता के कुछ बुनियादी तत्वों पर बहुत अधिक भरोसा किया। इन बुनियादी तत्वों पर इस तरह का भरोसा न तो छायावाद में दिखाई देता है और न बाद में प्रयोगवाद और नई कविता। आधुनिकतावादी जितने कला आंदोलन है उनमें नहीं दिखाई देता। और ये तत्व है, जैसे सबसे बुनियादी तत्व इतिवृत्त, सामान्य भाषा में हम कहें विवरण या वर्णन करने की प्रवृत्ति, आख्यान यानी कथा, चित्रण, चरित्र और सहज संवाद, यानी कि एक खास तरह की कथात्मक संवादीपन। ये एक बहुत ही साधारण किस्म की नाटकीयता, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास की तरह की अंधेरे में और पटकथा जैसी, लुकमान अली जैसी, मुक्ति प्रसंग जैसी, असाध्य वीणा जैसी महाकाव्यात्मकता और नाटकीयता नहीं, साधारण नाटकीयता जैसे सरोज स्मृति के भीतर है, या मॉस्को डायलॉग्स में है, या कुकुरमुत्ता में है, परवर्ती निराला में है, महंगू महंगा रहा में है। तो एक खास तरह का कथात्मक संवादीपन और एक खास तरह की साधारण नाटकीयता और कभी कभी बिल्कुल लोकगीतों जैसी सहज प्रगीतात्मकता, यानी गीतों के निकट जाने की एक कोशिश। ये सब जो कविता के बहुत बुनियादी और प्राथमिक तत्व हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है इतिवृत्त और आख्यान, वर्णन और चित्रण, संवाद और नाटकीयता, इन तत्वों पर बहुत अधिक भरोसा करती है समकालीन हिंदी कविता। यानी एक तरह से कविता के फॉर्म के मूल तत्वों की तरफ जाने की एक प्रवृत्ति इसके भीतर दिखाई पड़ती है। इसीलिए जब 1980 के आसपास एक मुहावरे में समकालीन कविता के बिल्कुल शुरुआती वर्षों में कविता की वापसी का नारा लगाया गया था, तो मैं इस अर्थ में समकालीन कविता को समकालीन कविता में कविता की वापसी को देखता हूं। इसलिए जो पुरानी कविता है, जैसे कि हिंदी में भक्ति काल की कविता, उस तरह की कविता की तरफ, उस तरह के काव्य रूपों की तरफ, यानी उस तरह की सहजता, साधारणता और लोकोन्मुखता आपको समकालीन हिंदी कविता में फॉर्म के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर तो वो है ही, पर फॉर्म के स्तर पर भी दिखाई देती है। इसीलिए मैं अनेक बार कहता हूं कि ये कविता एक ऐसी कविता है जो संपूर्ण भारतीय वांग्मय में, हिंदी वांग्मय के 1000 वर्षों के समय में हिंदी की सर्वाधिक जनतांत्रिक कविता, यानी एक ऐसी कविता है जिसके निकट जाने में, जिसके भीतर प्रवेश करने में आपको किसी तरह की कोई बड़ी बाधा नहीं दिखाई देती। यदि आप कविता को इस्तेमाल करने की या कविता के निकट जाने की कोशिश करेंगे तो जैसे महाकाव्य बाधा डाल सकते, महाकाव्यात्मकता, महाआख्यानात्मकता, महानाटकीयता या बहुत गूढ़ किस्म की प्रगीतात्मकता, छांदिकता, जैसे कविता को अपनाने में, कविता के भीतर प्रवेश में एक खास तरह की बाधा पैदा करते हैं, इस कविता में साधारण पाठक या श्रोता के लिए बाधक तत्व बहुत लगभग ना के बराबर है, और कोई भी व्यक्ति बहुत सहज कोशिश से, साधारण कोशिश से और थोड़े से अभ्यास से समकालीन कविता के भीतर प्रवेश कर सकता है। इस गहरे स्तर पर समकालीन हिंदी कविता लोकोन्मुख, जनोन्मुख, जनतांत्रिक, सहज, साधारण कविता है। इसलिए जितने आप देखते हैं कवि हमारे समय के, चाहे वो प्रगतिशील काव्यधारा से संबद्ध कवि हो, चाहे वो दलित काव्यधारा से संबद्ध कवि हो, या वो प्रगतिशील काव्यधारा से इतर
और भिन्न किस्म के अप्रोच से लिखने वाली स्त्रियां हो, कवित्रियां हो या आदिवासी हो, इन सभी के भीतर, इन सभी की कविता में ये साधारणता, ये सहजता आपको दिखाई देती है। आप मलखान सिंह की कविता पढ़ते हैं, आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ते हैं, आप असंग घोष की कविता पढ़ते हैं, आप अनामिका की कविताएं पढ़ते हैं, आप कात्यायनी की कविताएं पढ़ते हैं, आप नीलेश रघुवंशी की कविताएं पढ़ते हैं, आप निर्मला पुतुल, वंदना टेटे, अनुज लुगुन, जसिंता केरकट्टा की कविताएं पढ़ते हैं, तो आपको किसी तरह का कोई फॉर्म के स्तर पर कोई बाधक तत्व आपके सामने नहीं होता। इन कवियों द्वारा विशिष्ट सामाजिक अनुभवों की तरफ चूंकि इनका ध्यान रहा है, इसलिए वो अनुभव आपके परिचय क्षेत्र के नहीं है, आप उनके निकट नहीं है, तो वो अनुभव शायद आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो भाषा है, जो रूप इस्तेमाल किए गए हैं, जो संरचना जिस तरह की है, उसके भीतर जिस खास तरह की सहजता और साधारणता है, वो आपको बहुत मदद करती है, आपको शीघ्र कविता के भीतर प्रवेश का रास्ता उपलब्ध कराती है। इस अर्थ में ये कविता हिंदी वाङ्मय की, हिंदी इतिहास की सर्वाधिक सहज, साधारण और जनतांत्रिक कविता है। एक बात और, लगभग पूरी की पूरी समकालीन हिंदी कविता, यानी 75 से 2021 समाप्त होने को है, 46 वर्ष या 80 से आप मानते हैं तो 19, लगभग 41 वर्ष पूरे होने को हैं, लगभग पूरी की पूरी कविता मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। एक तरह से ये फ्री वर्स की कविता है और सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रमुख, सबसे प्रभावशाली काव्य रूप मुक्त छंद है। ये वो मुक्त छंद है जिसे बरतते हुए हिंदी को लगभग 100 वर्ष बीत चुके हैं। निराला ने द्विवेदी युग के जमाने में मुक्त छंद लिखना शुरू किया था और उनके समय के और भी कवियों ने लिखना शुरू किया, उसका एक सिद्धांत भी निरूपित किया। इन 100 वर्षों में मुक्त छंद ने अपने भीतर बहुत तरह की संरचनाएं विकसित की। मुक्त छंद कोई एक संरचना नहीं है। मुक्त छंद जैसे छंद एक संरचना नहीं होती, उसके भीतर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत तरह के छंद होते हैं और वो एक परिवार है, एक तरह का एक संकुल है। ठीक उसी तरह मुक्त छंद ने भी 100 वर्षों में बहुत तरह की काव्य संरचनाएं विकसित की हैं और मुक्त छंद भी एक बहुत ही विविधता से भरा हुआ एक परिवार मुक्त छंद के भीतर संरचनाओं का आपको दिखाई देता है। निराला ने जैसे तोड़ती पत्थर में, संध्या सुंदरी में जो मुक्त छंद इस्तेमाल किया, खुद निराला ने बाद के दिनों में राजा ने फिर रखवाली की जैसी कविताओं में जो मुक्त छंद इस्तेमाल किया, कुकुरमुत्ता में जिस तरह से मुक्त छंद इस्तेमाल किया, प्रगतिशील कवियों ने जिस तरह से मुक्त छंद का इस्तेमाल किया, प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़े हुए कवियों ने जिस तरह से मुक्त छंद का इस्तेमाल किया, बाद में नई कविता के बाद आने वाले कवियों में धूमिल ने, रघुवीर सहाय ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, राजकमल चौधरी ने, सौमित्र मोहन ने, आलोक धनवा ने, इन कवियों ने जिस तरह से मुक्त छंद का इस्तेमाल किया और फिर अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा जैसे कवियों ने जिस तरह से मुक्त छंद का इस्तेमाल किया, और हमारे समय के ज्यादातर कवि कुंवर नारायण से लेकर केदारनाथ सिंह, चंद्रकांत देवताले से होते हुए अनुज लुगुन और विहाग वैभव जैसे बिल्कुल नए कवियों तक मुक्त छंद का जितनी तरह का इस्तेमाल हो सकता था, इन कवियों ने किया है। इसलिए जब हम समकालीन कविता की भाषा और संरचना पर बात करते हैं तो ये भाषा उस भाषा से संबद्ध है जो भाषा मुक्त छंद के भीतर इस्तेमाल की गई है या की जा सकती है। इसलिए यदि मुक्त छंद एक जनतांत्रिकता का छंद है या वो कविता को ज्यादा जनतांत्रिक बनाता है, कविता में बिल्कुल भी न पारंगत व्यक्ति भी जब कविता के भीतर प्रवेश करता है तो मुक्त छंद जैसे उसे कविता कहने की इजाजत देता है, जिस खुलेपन से, उदारता से, जिसके कारण बहुत सारे सीमांत और ऐसे
समुदायों के कवि भी आते हैं और मुक्त छंद का बहुत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी के दलित कवियों ने किया, जैसे हिंदी की कवयित्रियों ने, स्त्रियों ने किया, आदिवासियों ने किया, जैसे गांव देहात से आने वाले पहली पीढ़ी के शहरियों ने किया। वो अपने आप में एक परिघटना है। इस बात का एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है कि कैसे मुक्त छंद ने कविता की दुनिया को बड़ा बनाने में, विस्तृत करने में, उसे अधिक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक बनाने में कैसे भूमिका निभाई है। इसलिए ये संरचना एक तरफ महाकाव्यात्मकता, महानाटकीयता, भव्यता, दिव्यता, अतिरिक्त गरिमा से दूर है, साधारण है, सहज है, लोकोन्मुख है, जनोन्मुख है, मुक्त छंद में है। इसलिए ये इस कविता की एक बड़ी विशेषता है। इन सब विशेषताओं से बनती है, इन सब के समावेश से, इन सब के मेलजोल से जो एक और किस्म की विशेषता समकालीन कविता की भाषा में और उसकी संरचना में निर्मित होती है, वो है बातचीत का शिल्प या बातचीत की संरचना। मुक्त छंद के भीतर इस बात की ज्यादा संभावना थी और ज्यादा संभावना हिंदी कवियों ने, जिसे कहते हैं, विकसित की कि मुक्त छंद में लिखते हुए, मुक्त छंद में अपनी बात कहते हुए, मुक्त छंद को बातचीत के निकट रखा जा सके। इसलिए यह कविता एक तरह से नरेशन की कविता है, कहने की कविता। इसलिए इस कविता में कई बार ऐसा लगता है कि कवि लिखता नहीं है, बोलता है। इसलिए लिखे जाने के बावजूद ये कविता बोली हुई कविता ज्यादा मालूम पड़ती है। बहुत सारी मैं एक एक करके बहुत सारी कविताओं के नाम ले सकता हूं, लेकिन आपको लगेगा कि जब आप कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कविता बोली जा रही है। ये कविता यदि पढ़ी जाए तो ज्यादा प्रभावशाली ढंग से पढ़ी जा सकती। इस समय सबसे बड़ा अपराध है निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये जो कविता है राजेश जोशी की कविता मारे जाएंगे, और इस तरह की और लगभग सारी की सारी समकालीन हिंदी कविता, ये मुक्त छांदिक है, मुक्त छंद में है, लेकिन ये मुक्त छंद में होने की वजह से, जन्मोन्मुख होने की वजह से इसका ज्यादातर जो रूप है वो वार्तालाप का है, बातचीत का है, संवाद का है, नरेशन का है। या इसीलिए इसमें जब वर्णन किया जाता है, चित्रण किया जाता है, चरित्र उभारे जाते हैं, संवाद किए जाते हैं, या एक सहज किस्म की नाटकीयता का विस्तार होता है, तो उस सब के बीच प्रमुख होती है ये बात कि वो वार्तालाप के, एकालाप या वार्तालाप के, संलाप के फॉर्म में लिखी जाती है। पुरानी कविताओं में, भक्ति कविता में एक बड़ी हिस्सा, भक्ति कविता में एक बड़ा हिस्सा उस कविता का था जो वार्तालाप में बोले जाने वाली कविता थी। कहे कबीर सुनो भई साधो, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ये जो छंद था, ये जो फॉर्म था, यानी कविता बातचीत थी, वार्तालाप थी। समकालीन हिंदी कविता इस धारणा का विकास करती है। इसीलिए समकालीन कविता को बातचीत की कविता, संवाद की कविता, कथन की कविता कहा जा सकता है। और इस कविता का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसे पढ़ते हुए लगता है कि यह कविता लिखी नहीं, बोली जा रही है। मलखान सिंह की मशहूर कविता सुनो ब्राह्मण। अब ये जो सुनो ब्राह्मण है, इस कविता में आपको कबीर की तरह बोले जाने वाली बात आपको दिखाई देती। या ये कविता जो मैंने अभी पढ़ी, राजेश जोशी की कविता, और ऐसी बहुत सारी कविता मूलतः वार्तालाप की, कथन की कविताएं हैं। इसीलिए कथन यानी स्टेटमेंट
इसके भीतर बहुत प्रमुखता प्राप्त करता है। ये कुछ बुनियादी बातें थी जो समकालीन हिंदी कविता के बारे में मुझे कहनी थी। लेकिन इन 40 वर्षों में एक और बात उभर कर आई है, और वो खास तौर पर इधर के 6-7 वर्षों में ज्यादा ताकत के साथ हम देखते हैं इस बात को उभरता हुआ। और वो ये कि मुक्त छंद के सबसे अधिक प्रभावशाली होने के इस जमाने में, यानी समकालीन कविता का मुख्य काव्य रूप मुक्त छंद है, लेकिन इसके साथ साथ छांदिकता की वापसी हुई है, एक नए ढंग से वापसी हुई। और समकालीन हिंदी कविता में हिंदी कविता के कुछ पुराने काव्य रूपों का पुनराविष्कार हुआ है, उसे नए तरीके से इस्तेमाल करने और बरतने की कोशिश भी दिखाई देती है। ये प्रवृत्ति भी समकालीन हिंदी कविता को प्रगतिशील काव्य धारा से जोड़ती है। नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल, यहां तक कि मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह भी जितने प्रभावशाली तरीके से मुक्त छंद लिख सकते थे, उतने ही प्रभावशाली तरीके से वो हिंदी के कुछ पुराने और संस्कृत के पुराने छंदों को भी बरत सकते थे। नागार्जुन की बहुत सारी कविताएं हैं जो लयात्मक हैं और छंदात्मक हैं। दोहा लिखा है, एक बहुत ही लोकप्रिय छंद होता है उत्तर भारत में। जाने अनजाने नागार्जुन की कविताओं में वो छंद बहुत अधिक व्याप्त है, और उसे हम वसुदेवा छंद या हरगंगे छंद कहते हैं। केदारनाथ अग्रवाल के यहाँ लोक छंद है बहुत सारे, जैसे कि आला है, फाग है। ये एक चीज प्रगतिशील कवियों में थी। मुक्तिबोध और शमशेर जैसे कवियों ने संस्कृत के पुराने छंदों की गूंज दिखाई पड़ती है। मुक्तिबोध की कविता मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं। ये शमशेर की कविता, ये शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का। ये दोनों कविताएं संस्कृत के प्रसिद्ध पंचामर, मैं शायद नाम भूल रहा हूं, जिसमें शिवस्त्रोत कहा गया, डमक 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 डमक, ये जो छंद है उसमें लिखी गई है ये दोनों कविताएं। तो ये कवि जिस तरीके से मुक्त छंद में लिख सकते थे, वैसे ही ये छांदिकता का भी और छंदों का भी निर्वाह कर सकते थे। खासतौर पर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन को देखा जाना चाहिए। समकालीन हिंदी कविता में भी ये बात दिखाई देती है। अरुण कमल की शुरुआती कविताओं में ही वो मशहूर कविता है, अपनी केवल धार। सारा अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये जो कविता है ये दोहा है, ये हिस्सा दोहा है। इसी तरह दोहे की वापसी होती है हमारे समय में। भक्ति कविता का और भक्ति कविता से पहले संस्कृत में इस्तेमाल होने वाला एक छंद है जो अपने आप में एक जनतांत्रिक छंद है, संरचना है, पद, एक शैली है। वो किसी निश्चित मीटर से या बहर से या लंबाई से या लय से बंधा हुआ नहीं होता है पद। इसलिए जयदेव के पद, विद्यापति के पद, कबीर के पद, तुलसी के पद, इन सबको यदि आप पढ़ेंगे, सूरदास के पद, तो ये अलग अलग लयों में आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे हमारे पुराने संगीतकारों ने इन पदों को रागों में बांधकर गाने की कोशिश की है। इसलिए आप परंपरा से प्राप्त होने वाली पोथियों में, किताबों में आप देखेंगे कि इन पदों को, इन जहां ये पद लिखे होते हैं उनके ऊपर राग का नाम भी लिखा होता है। जब आप विनय पत्रिका देखते हैं तुलसीदास की, तो विनय पत्रिका के प्रत्येक छंद के ऊपर राग का नाम लिखा हुआ है कि ये जो पद है ये इस राग में गाया जाता है। इसी तरह सागर की जो कविताएं हैं, सूरदास के जो पद हैं, उनके भी ऊपर भी राग लिखा हुआ होता है।
मीरा की जो कविताएं हैं जो पद शैली में है, उनमें भी बहुत बार आपको राग, पुरानी पोथियों में राग लिखा हुआ मिलता है। तो पद भी कोई एक विशिष्ट बंधी हुई संरचना नहीं है, वो भी एक खास तरह की जनतांत्रिक संरचना है। निर्गुण कवियों ने अकेले एक छंद दोहा का इतना अधिक प्रभावशाली इस्तेमाल किया कि यदि 100 हिंदी कवि, 100 निर्गुण कवि हिंदी में लिख रहे थे निर्गुण कविता, तो वो दोहे को ही बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें कोई बंधन अनुभव नहीं हो रहा था। इसलिए छंद का एक जनतांत्रिक उपयोग जहां संभव था, ऐसी संरचनाओं की वापसी हुई जैसे कि पद। और हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि अष्टभुजा शुक्ल ने एक पूरी किताब लिखकर आज से 20 साल पहले, या थोड़ा सा उससे ज्यादा वक्त हो गया, 25 साल हो गए शायद, 1995-96 में पद कुपद नाम का एक कविता संग्रह लिखकर पद शैली का पुनर्वास किया था। बाद में युवा कवियों में खासतौर पर मृत्युंजय ने बहुत बड़ी मात्रा में पद लिखे और छुटपुट तो बहुत सारे लोग पद लिखने की कोशिश करते रहे। तो कविता के भीतर एक तरफ मैंने कहा कि मुक्त छंद प्रमुख छंद है क्योंकि वो जनतांत्रिक है। समकालीन कविता चूंकि जनतांत्रिक कविता है, समूचे हिंदी वांग्मय की सर्वाधिक जनतांत्रिक कविता है, इसलिए मुक्त छंद भी बहुत, और उसकी इस जनतांत्रिकता को मदद करता है मुक्त छंद। लेकिन छांदिकता की वापसी हुई है और ये वो छांदिकता है जो बंधन नहीं कर डालती, बल्कि जो अपने आप में जनतांत्रिक है, जैसे कि पद शैली। और एक खास किस्म की मुक्त छांदिक संरचना में, यानी छंद तो है, लयात्मक तो है, पर वो किसी खास अनुशासन से बंधा हुआ नहीं है। उस तरह की संरचना में बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं। अष्टभुजा शुक्ल के पद कुपद के बाद राकेश रंजन ने बहुत सारी कविताएं लिखी जिसमें उन्होंने उन पुरानी शैलियों का पुनर्वास किया। मृत्युंजय ने बहुत सारी कविताएं लिखी जिसमें उन पद शैली का पुनर्वास हुआ। मृत्युंजय ने बाद में गजलें भी लिखी और गीत भी लिखे। तो ये भी एक प्रभावशाली एक पहलू या प्रभावशाली बात दिखाई पड़ती है जो समकालीन हिंदी कविता के भीतर घटित होती है। इस बात को बहुत अधिक रेखांकित करना चाहता हूं मैं कि ये जो पद शैली है या ये जो छांदिकता की वापसी है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल सामाजिक और राजनैतिक मुखर कविता के लिए हुआ है, यानी पॉलिटिकल कमेंट के लिए, व्यंग के लिए। इस कविता का इस्तेमाल हुआ है, यानी छांदिक कविता का। और 6-7 वर्षों में आप देखेंगे इधर अन्ना आंदोलन के बाद की हिंदी कविता, तो आप देखेंगे कि छंद के माध्यम से बहुत सारी राजनैतिक कविता संभव हो पाई है। पिछले 11-12 महीनों में, खासतौर पर किसान आंदोलन के दरमियान, जो कविता हिंदी में संभव हुई है उसका मैंने विशेष रूप से अध्ययन किया और लगभग 200 कविताओं का संग्रह किया, संकलन किया, उन्हें पढ़ा। तो मैंने पाया कि छंदों में ज्यादा मुखरता से और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कवियों ने किसानों की भावनाओं को, उनके विचारों को और उनकी राजनीतिक चेतना को व्यक्त करने की कोशिश की। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे बिल्कुल नए कवियों को मैंने देखा, नए कवियों की तरफ मेरा ध्यान गया।
एक बिल्कुल नए कवि हरि प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उनके बहुत सारे गीत मुझे इस प्रक्रिया में मिले। और ये एक ऐसा कवि था जिससे मैं पूर्व में, या शायद जो मुख्य धारा का हिंदी समाज है वो उससे परिचित नहीं था। उनका एक गीत हमने उद्भावना के एक अंक में एक चयन के दरमियान प्रकाशित किया है। आप में से जो साथी चाहें तो वो उन्हें देख सकते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि समकालीन हिंदी कविता एक तरफ मुक्त छंद की कविता है, तो दूसरी तरफ छांदिकता का भी की वापसी हुई है। और खास तौर पर राजनीतिक बात कहने के लिए, मुखर बात कहने के लिए, व्यंग करने के लिए छंदों का इस्तेमाल हुआ है। अरुण कमल की एक मशहूर कविता मैं इस सिलसिले में पढ़ना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है उत्सव। देखो हत्यारों को मिलता राजपाट सम्मान, देखो हत्यारों को मिलता राजपाट सम्मान, जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान। प्राइवेट बंदूकों में अब है सरकारी गोली, गली गली फगुआ गाती है हत्यारों की टोली। देखो घेरा बांध खड़े हैं जमींदार के गुंडे, उनके कंधे हाथ धरे नेता बनिया मुचमुंडे। गांव गांव दौड़ाते घोड़े उड़ा रहे हैं धूर, नक्सल कह कह काटे जाते संग्रामी मजदूर। दिन दोपहर चलती है गोली रात कहीं पर धावा, धधक रहा है प्रांत समूचा ज्यों कुम्हार का आवा। हत्या हत्या केवल हत्या, हत्या का ही राज। हत्या हत्या केवल हत्या, हत्या का ही राज। अघा गए जो मांस चबाते फेंक रहे हैं गाज। प्रजातंत्र का महामहोत्सव 56 विध पकवान, जिनके मुंह में कौर मांस का उनको मगही पान। ये वे अरुण कमल हैं जिनकी ज्यादातर कविता मुक्त छंद के भीतर संभव होती है, परंतु वह बीच बीच में ऐसे अवसरों पर हमारे सामने छंद के साथ भी उपस्थित होते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि समकालीन हिंदी कविता में भाषा और संरचना के कितने प्रतिनिधि और प्रधान रूप इस्तेमाल हो रहे हैं, और तब मैं संरचना की दृष्टि से, भाषिक संरचना की दृष्टि से कवियों को कुछ समूहों में बांटने की कोशिश करता हूं। और ये समूह भाषा और संरचना की दृष्टि से हमारे समय के प्रतिनिधि समूह कहे जा सकते हैं। और इस दृष्टि से मैं मूलतः 5 संरचनाओं को पिछले 45 साल की हिंदी कविता में बरती जाने वाली प्रतिनिधि संरचनाएं देख पाता हूं। पहला समूह, जो सबसे बड़ा समूह है, यानी ये कवि वे कवि हैं जो एक खास तरह की काव्य संरचना, कविता की संरचना इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर मुक्त छंद की संरचना, जो बहुत ही जनतांत्रिक है, बहुत सहज है, बहुत सरल है, और लगभग आधे कवि हिंदी के, यानी आज की तिथि में यदि 1000 कवि हिंदी में कविता लिख रहे हैं, तो लगभग 500 कवि अकेले इस संरचना का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रतिनिधि संरचना जो मेरे हिसाब से सर्वाधिक जनतांत्रिक है, यूं तो मैंने कहा कि समूची कविता जनतांत्रिक है, पर उसमें भी जो सबसे ज्यादा जनतांत्रिक है, जो मुक्त द्वारी है, खुले द्वार वाली संरचना है, और जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ये वो संरचना है। अभी मैं इस संरचना के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें आपसे करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ कवियों के नाम लेना चाहता हूं, ताकि यदि आपने उन कवियों को और उन कवियों के ज्यादातर काव्य संसार को देखा है, तो आप
उस संरचना के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किस तरह की संरचना की बात कर रहा हूं। इस संरचना के प्रतिनिधि कवि हैं चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, विजेंद्र, मान बहादुर सिंह, राजेश जोशी, अनामिका, ज्ञानेन्द्रपति, कुमार अंबुज, मदन कश्यप, नीलेश रघुवंशी, पंकज चतुर्वेदी, पंकज सिंह, अष्टभुजा शुक्ल यानी पदों को छोड़कर, अनुज लुगुन, विहाग वैभव, पराग पावन इत्यादि इत्यादि। दूसरा समूह कवियों का जो एक दूसरे तरह की संरचना इस्तेमाल करता है, जिस संरचना में एक खास तरह की कोमलता है। मैं इसके बारे में भी अभी आपको इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इस दूसरे समूह के प्रतिनिधि कवि हैं केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, भगवत रावत, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, असद जैदी, राजेंद्र शर्मा, एकांत श्रीवास्तव, बद्री नारायण, हेमंत कुकरेती, अरुण देव। ये दूसरी तरह की काव्य संरचना है। आप देखेंगे कि ये जो दूसरे किस्म की काव्य संरचना मैंने बताया, इसमें मैंने कुछ ऐसे कवियों का उल्लेख किया जिनकी, इसमें से बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो पहले समूह में भी हैं और दूसरे समूह में भी हैं, जिन्होंने जो एक प्रमुख संरचना है उसके भीतर अपनी निजी किस्म की संरचनात्मक विशेषताएं निर्मित की हैं। जैसे केदारनाथ सिंह, जैसे अशोक वाजपेयी, जैसे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की कविता संरचना तो बिल्कुल एक भिन्न किस्म की है। भगवत रावत, अरुण कमल, इन कवियों ने अपने ढंग की निजी विशेषताओं का विकास किया है अपनी कविता के भीतर। इसी समूह में से जो तीसरी प्रतिनिधि संरचना की मैं बात कर रहा हूं, उसके भी दर्शन होते हैं, दिखाई देती है। और वो प्रतिनिधि संरचना विनोद कुमार शुक्ल की परवर्ती कविताओं में, खासतौर पर उनके तीसरे कविता संग्रह सब कुछ होना बचा रहेगा और उसके बाद की कविताओं में दिखाई पड़ता है। जो पहले समूह का मैंने जिक्र किया था, उसमें मैंने एक कवि का नाम छोड़ दिया, चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, विजेंद्र वाली सूची में, और वो कवि हैं विष्णु खरे। तो जानबूझकर मैंने छोड़ा क्योंकि विष्णु खरे ने अपनी संरचना के भीतर इतनी निजी विशिष्टताएं निर्मित की कि हम चाहे तो विष्णु खरे की कविता संरचना को एक भिन्न कविता संरचना की तरह देख सकते हैं। एक अलग एक भिन्न, इतनी निजी भिन्नता उसके भीतर है। तो ये 4 प्रतिनिधि समूह है। पहला वो जो चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, विजेंद्र, राजेश जोशी, अनामिका जिसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जिसमें केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, एकांत श्रीवास्तव, बद्री नारायण जैसे कवि हैं। और इन्हीं में से निकले हुए 2 विशिष्ट कवि जो अलग तरह की बिल्कुल भिन्न संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल और विष्णु खरे। और 5वीं संरचना जिसका मैंने अलग से जिक्र किया है, पहले ही जिक्र कर चुका हूं मैं, छांदिकता और छांदिक संरचना की, जिसके प्रतिनिधि कवि अष्टभुजा शुक्ल, राकेश रंजन और मृत्युंजय जैसे कवि हैं। तो ये 5 संरचनाएं हैं जो हमारे समय में दिखाई देती हैं। चूंकि मेरे पास समय है, मुझे आधे घंटे के करीब, आधे घंटे से 45 मिनट का समय आपके सवालों के लिए छोड़ना है, और मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर आपसे बातचीत हो सके, और मैं आपके रिस्पॉन्सेस भी इस मामले में जानना चाहता हूं। इसलिए मैं वो समय छोड़ूंगा और मैं 15 से 20 मिनट के भीतर ये अपनी बातें कहकर समाप्त करूंगा। तो जो पहली कविता संरचना है, जिसे मैं समकालीन हिंदी कविता की सबसे प्रधान और प्रमुख संरचना कह रहा हूं,
जिसका शीर्ष कवि, जैसा मैंने कहा, चंद्रकांत देवताले, ऋतुराज, लीलाधर जगूड़ी, विजेंद्र, राजेश जोशी, अनामिका, कुमार अंबुज, अनुज लुगुन और पंकज चतुर्वेदी हैं। इस संरचना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें खास तरह की बीहड़ता है। ये एक ऐसी संरचना है जो कोमलता के प्रति एक खास तरह से दूरी बनाए रखती है। इसकी कविता में एक खास तरह का आवेग है। इस कविता में खास तरह की कठोरता है, कड़ापन है। इस कविता में एक खास तरह की का आक्रोश है, आक्रामकता है, मुखरता है और सीधा कथन, कहने की एक बात है, प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ये कविता कई बार इतनी अधिक सीधी और आक्रामक और आक्रोश से भरी हुई होती है कि वो आपको असुंदर और अकाव्यात्मक लग सकती है। मतलब इस संरचना के भीतर आपको एक ऐसा हिस्सा भी देखने में आता है जो पारंपरिक काव्यात्मकता का भी को छोड़ सकता है। परंपरा में जिसे कविता और काव्यात्मकता कहा गया है, कविताई कहा गया है, पोएटिकनेस कहा गया है, उस कविता को भी छोड़ने की हिम्मत रखती है ये संरचना। ये एक तरह की अभावुक कविता है। इसमें ज्यादातर इस कविता में आपको भावुकता, भावना नहीं कह रहा हूं मैं, भावुकता का संस्पर्श नहीं दिखाई पड़ता। इस कविता में गहन उत्कट जीवन राग है। इस कविता में समाज और राजनीतिक परिघटनाओं पर सीधी टिप्पणी, त्वरित टिप्पणी करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कविता ये एक ऐसी कविता है जो प्रतिपक्ष की कविता है। यानी ज्यादातर जो हिंदी कविता में विपक्ष की आवाज है वो इस काव्य संरचना में संभव होती है। यद्यपि कि इसी कविता संरचना में प्रेम कविताएं भी लिखी गई हैं, परंतु ज्यादातर सामाजिक और राजनीतिक आलोचना इस कविता में हुई है। इसलिए इसमें खास तरह की एक वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आपको मिलती है। ये इस कविता संरचना की विशेषताएं हैं। अब आप इनमें से किसी कवि को पढ़ें, आप चंद्रकांत देवताले की मशहूर कविताएं पढ़ें, आप राजेश जोशी की, ऋतुराज की कविताएं पढ़ें, जिस तरह का वर्णन, जिस तरह के इतिवृत्त, जिस तरह की पॉलिटिकल सोशल कमेंट्री इनकी कविताओं में मिलती है, जिस तरह की राजनीतिक मुखरता मिलती है। जैसे अभी मैंने एक राजेश जोशी की कविता पढ़ी, मारे जाएंगे। यह राजेश जोशी की एक दूसरी कविता इसके उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, इत्यादि। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसीलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। या राजेश जोशी की और कविताएं, जैसे वो कविता जिसमें सारी गेंदें पृथ्वी
समाप्त हो गई हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये जो कविता है, या बिजली सुधारने वाला, या उसकी गृहस्थी, बहुत सारी कविताएं आपको दिखाई देंगी जो इस संरचना में है। अब ये जो दूसरा स्कूल है, इस स्कूल में जिसके प्रतिनिधि कवि केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, भगवत रावत, विनोद कुमार शुक्ल, अरुण कमर, एकांत श्रीवास्तव, बद्री नारायण इत्यादि हैं। इस कविता में एक खास तरह की कोमलता है। ये कविता पहले समूह की तुलना में ज्यादा मुलायम है। मुखर बात कहती है, मुखरता इसके भीतर भी आपको कभी कभी मिलेगी, परंतु इसके भीतर मिथकों की तरफ, लोक की तरफ, लोक व्यवहारों की तरफ जाने की एक, यानी ये ज्यादा लोक संसक्त कविता है। इसमें लोकगीत के बहुत सारे पहलू आपको इस कविता के भीतर दिखाई दे सकते हैं। ये जीवन में बहुत अधिक गहरे तक डूबी हुई कविता है। ये एक रिस्पॉन्स की कविता। इसके भीतर कभी कभी आपको एक खास तरह की प्रगीतात्मकता दिखाई देगी। इसके भीतर कभी कभी आपको कविता रूपक या कथा रूपक रचने की एक कोशिश भी आपको दिखाई पड़ेगी। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये पहले समूह की तुलना में थोड़ा कोमल है और ये काव्यात्मकता की चिंता करती है। तो जो पारंपरिक प्रविधि है या आधुनिक जो अर्थ है कविताई का, पोएटिकनेस का, वो ये कविता संरचना या ये कवियों का समूह जिस संरचना का इस्तेमाल करता है, वो भाषा पर ये कोशिश करता है कि जिस भाषा का, जिस अनुच्छेदों का, जिस तरह के वाक्यों का इस कविता में इस्तेमाल किया जाए, उसमें न्यूनतम किस्म की एक कविताई देखने को मिले। और ये चीज इसके भीतर दिखाई पड़ती है। केदारनाथ सिंह की कविताएं, भगवत रावत की कविताएं, अशोक वाजपेयी की कविताएं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कवि राजनैतिक तौर पर मुखर नहीं है या चेतना संपन्न नहीं है, परंतु जिस तरह की आक्रामकता और आक्रोश आपको पहले समूह के कवियों में और उस संरचना में दिखाई देगा, वो यहां नहीं दिखाई देगा। एक कविता का मैं पाठ करना चाहता हूं, और ये कविता ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये जो कविताई है, पोएटिकनेस, वो किस तरह से निर्मित होती है। अरुण कमल के तीसरे कविता संग्रह नए इलाके में की एक कविता है, हाट। मैं पूरी कविता पढ़ता हूं क्योंकि ये छोटी सी कविता है, लेकिन ये जो अवान्तर वाच्यार्थ से बाहर जाने की कोशिश, जिसे मैं कविताई कह रहा हूं, उसकी कोशिश कैसे करते हैं कवि। आप इस सीरीज में आप केदारनाथ सिंह की सभी मशहूर कविताएं, बनारस, पानी में घिरे लोग, ठेठ देहाती कार्यकर्ता, टूटा हुआ ट्रक, टमाटर बेचती बुढ़िया, दाने, ये सारी कविताएं देख सकते हैं। भगवत रावत की कविताएं, अतिथि कथा, ये बहुत सारी कविताएं। लेकिन मैं इसके अभी फिलहाल एक कविता आपके सामने पढ़ रहा हूं जो अरुण कमल की है, जिसका शीर्षक है हाट। एक दिन पिता ने बुलाया और कहा, अब तुम जवान हो गए हो और मैं बूढ़ा, दिसावर जाओ और कमाओ खाओ। मां ने चलते समय बताशे दिए, खाकर पानी पिया, खाकर पानी पीना। बाजार में बहुत सन्नाटा था, सारा संसार कांच के पार और मैं शीशे से नाक सटाए। एक जगह जूते दिखे हिरण की खाल के और कुमार गंधर्व की भरी हुई बोली। अचानक मुझे
अमरावती दिखी नमक की डली, जो झलकी फिर विलीन हो गई, जिधर मंडी थी दाल की। मेरे पास न पूंजी थी न पन्य, मैं बाट भी न था कि हाट के आता काम। न पाप कमाया न पुण्य, न ही रहा अक्षत, दिन भर घूमता ढली देह लिए लौटा धाम। लेकिन वहां जहां घर था, मेरा घर नहीं था। अट्टालिका थी लौह कपाट और द्वारपाल, यहां मेरा घर था, मेरे पिता मेरी मां, मेरा घर। द्वारपाल हंसे, तुम किस जन्म की बात करते हो? ये कविता है हाट। आप देखेंगे कि कवि ने इस कविता में एक कथा रूपक रचने की कोशिश की है। ये कथा रूपक मुझे भूमंडलीकरण के बाद जो बाजार पैदा हुआ है, उस बाजार का प्रतिनिधि कथा रूपक लगता है। पूंजीवादी बाजार ने, ग्लोबलाइजेशन ने जिस तेज गति से हमारे जीवन में परिवर्तन किए हैं कि हम एक बार घर से बाजार जाते हैं और वापस घर लौटते हैं, तब तक हमारा घर घर नहीं रहता। हमारी दुनिया, हमारा लोक, हमारा समाज, हमारा परिवार बदल चुका होता है। इतनी तीव्र गति से परिवर्तन कर रहा है बाजार हमारी दुनिया में। ये जो रूपक है, आप देखेंगे कि इसमें एक खास तरह की, खास किस्म की कथा रूपक रचने की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। और ये हमारे समय की एक प्रतिनिधि काव्य संरचना है। समकालीन हिंदी कविता के बारे में कहा जाता है कि इसने, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि इसने इतिवृत्त का बहुत अधिक, चित्रण का, वर्णन का, आख्यान का, कथा का बहुत अधिक इस्तेमाल किया। एकांत श्रीवास्तव की एक छोटी कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये जिस कविता संरचना की और भाषा के खास रूप की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है। एकांत श्रीवास्तव के कविता संग्रह बीज से फूल तक में 12 कविताओं की एक श्रृंखला है, जिसका शीर्षक है निर्जन में फूल। ये कविताएं छोटे भाई की मृत्यु पर लिखी गई 12 कविताएं। इस संरचना के भीतर भावों को, भावुकता को सहेजने की, संभालने की एक कुवत दिखाई देती है। ये जो दूसरा स्कूल है, और ये जो कविताई है, भाषा को जिस तरह से बरतने की तरकीब है, जो केदारनाथ सिंह में, अरुण कमल में, एकांत श्रीवास्तव में प्रतिनिधि तौर पर दिखाई देती है। भाई की मृत्यु पर लिखी गई 12 कविताओं में से पहली कविता में पढ़ रहा हूं। आप इसकी भाषा देखेंगे, इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं कि ये वो कविता संरचना है जो कविताई का बहुत ज्यादा ख्याल करती है, और इसमें खास तरह की कोमलता है और भावुकता को समोने की क्षमता है। कविता का शीर्षक है, सीरीज का शीर्षक है निर्जन में फूल, और कविता का शीर्षक है भाई की चिट्ठी। हर पंक्ति जैसे फूलों की क्यारी है, जिसमें छुपे कांटों को वह नहीं जानता। वह नहीं जानता कि दो शब्दों के बीच भयंकर सांपों की फुफकार है, और डोल रही है वहां यम की परछाई। उसने लिखी होगी यह चिट्ठी धानी धूप में हेमंत की, यह जाने बिना कि जब यह पहुंचेगी गंतव्य तक
भद्रा के मेघ घिर आए होंगे आकाश में। ये कविता है। तो इस संरचना के भीतर बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन अब चूंकि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं तीसरी प्रमुख कविता संरचना की तरफ आता हूं, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की ज्यादातर मशहूर कविताएं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, ये इस संरचना की कविताएं हैं, जहां कविता एक तरह की, मैं पहले कह चुका हूं कि ये जो दूसरा कवि समूह है या काव्यात्मक संरचना है, उसके भीतर से ही निकलती है ये संरचना। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, या जंगल के दिन भर के सन्नाटे में, या दूर से अपना घर देखना चाहिए, या जो रिक्शे में लदे फंदे, या एक आदमी हताशा से थक कर बैठ गया था, दरवाजा नहीं था मंदिर में, एक विशाल चट्टान के ऊपर अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। ये एक तरह की जीवन दर्शन को एक खास तरह से व्याख्यायित करने की कविता है। दूर से अपना घर देखना चाहिए। मैं ये कविता आपके बीच पढ़ना चाहता हूं, इस संरचना की बुनियादी विशेषताओं की तरफ आपका ध्यान दिलाने के लिए, और भाषा की खास भंगिमाएं। दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर, कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में, सात समंदर पार चले जाना चाहिए, जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूर देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता। पृथ्वी में कोई भूखा, घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी देर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूं, जैसे पृथ्वी की तरफ। अब देखेंगे कि घर और पृथ्वी, इन दोनों शब्दों के बीच एक खास तरह का जादू और खेल इस कविता के भीतर आपको दिखाई देता है। हम जानते हैं कि हमारी परंपरा में पृथ्वी को घर मानने का, वसुधा को घर मानने का आदर्श है, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो कविता है वो उसी आदर्श को, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को एक भिन्न किस्म से कहती है। ये जो दार्शनिकता है, नवीन सागर हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि थे, वो इन कविताओं के बारे में कहते हुए कहते थे कि इन कविताओं को पढ़कर लगता है कि जैसे हम हमारे समय के मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं मंत्रों को महिमा मंडित नहीं करना चाहता, पर मंत्र के पीछे जो एक खास तरह की पुरातनता और अनुष्ठानिकता है, और उसमें जो एक सर्वभौमता और सर्वकालिकता का जो भाव है, वो इन कविताओं में दिखाई देता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि इस तरह की संरचना में ये जो खास तरह से भाषा को बरतने की कला है, शब्दों को खास तरीके से, जादुई तरीके से उनके भीतर के अर्थ को मोल्ड करने की, परिवर्तित करने की जो क्षमता है, विनोद कुमार शुक्ल ये काम जिस तरह से करते हैं, इस कविता संरचना में जैसे ये काम होता है कि इसमें राजनीतिक भावना या राजनीतिक विचार व्यक्त करने की क्षमता नहीं होगी, नहीं, इस संरचना के भीतर राजनीतिक विचार व्यक्त करने की भी गहरी क्षमता है। विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह कभी के बाद अभी की एक छोटी कविता पढ़ता हूं, जिसमें खास तरह से गुजराती शब्द आया है,
और गुजराती शब्द के अर्थ से जो भंगिमा उभरती है, वो जिन खास दिशाओं की तरफ इशारा करती है, जिस खास तरह की राजनीतिक धारा के प्रति इशारा करती है, हिंसा और नरसंहार की एक खास तरह की प्रवृत्ति की तरफ इशारा करती है, आप देखेंगे कि इस कविता संरचना के भीतर एक खास तरह के काव्यात्मक होने की संपूर्ण कोशिश के बावजूद ये गहरे स्तर पर राजनीतिक कविता हो सकती है। इसके उदाहरण के रूप में इस कविता को पढ़ रहा हूं। कविता का शीर्षक है गुजराती मुझे नहीं आती। आप जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं के शीर्षक नहीं होते, इसलिए आसानी के लिए उनकी कविताओं के पहले वाक्य को ही या पहली पंक्ति को ही उन कविताओं का शीर्षक मान लिया जाता है। गुजराती मुझे नहीं आती, परंतु जानता हूं कि गुजराती मुझे आती है। ये देखिए खास भंगिमा है भाषा की। गुजराती मुझे नहीं आती, परंतु जानता हूं कि गुजराती मुझे आती है। वह हत्या करके भाग रहा है, यह एक गुजराती वाक्य है। दया करो मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी लड़की का ब्याह करना है, ब्याह के लिए बची लड़की बलात्कार से मर गई। ये सब गुजराती वाक्य हैं। गुजारिश एक गुजराती शब्द है। ये संपूर्ण वर्णन गुजराती मुझे नहीं आती परंतु जानता हूं कि गुजराती मुझे आती है, ये संपूर्ण वर्णन 21वीं शताब्दी के पहले वर्षों में गुजरात में हुए नरसंहारों और सांप्रदायिक धार्मिक हिंसा की पृष्ठभूमि में लिखे गए हैं ये वाक्य, ये कविता। इसलिए इस कविता संरचना के भीतर राजनैतिक होने की या राजनैतिक टिप्पणी करने की भी गहरी क्षमता मौजूद है। विष्णु खरे कविता का एक नितांत अकाव्यात्मक और ठोस किस्म की इतिवृत्तात्मकता और गद्यात्मकता से संरचना का निर्माण करते हैं। शुद्ध वर्णन कैसे कविता हो सकता है, इसकी मिसाल तो प्रगतिशील काव्यधारा में भी इस तरह से नहीं देखी गई थी, लेकिन एक निहायत अकाव्यात्मक गद्यात्मक शुद्ध वर्णन जिसमें किसी किस्म की कथात्मकता और कविताई न हो, उसको भी कविता बनाया जा सकता है। ये खूबी हमने विष्णु खरे की कविताओं में देखी। और मैं खास तौर पर जिस कविता का जिक्र करना चाहता हूं वो कविता है लालटेन जलाना, जो एक लंबी कविता है मैला ढोने की प्रथा के बारे में, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी कविताएं हैं। पर मैं जिस कविता को प्रतिनिधि कविता के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं वो कविता है लालटेन जलाना। ये वो इतिवृत्त है जो त्रिलोचन के इतिवृत्त से चंपा काले काले अक्षर नहीं कीनती, या महंगू महंगा रहा के इतिवृत्त से, मास्को डायलॉग्स के कुकुरमुत्ता के इतिवृत्त से लेकर नागार्जुन के इतिवृत्त से और से लेकर राजेश जोशी अरुण कमल के इतिवृत्त से भी बिल्कुल भिन्न है। ये शुद्ध इतिवृत्त है, इसमें ये शुद्ध वर्णन है। इसलिए कविताई की पारंपरिक छवियां इस कविता के भीतर लगभग नहीं है। ये 5 प्रतिनिधि संरचनाएं थी जिनके बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा थोड़ा और कहीं कहीं कविताओं के उदाहरण से आपके सामने बात रखी। संभव है कि चूंकि बहुत सारी बातें मैंने कही हैं, बातें एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हुई हों और शायद एक बात और दूसरी बात के बीच किसी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश बनी हो, इसलिए मैं बाकी का समय छोड़ता हूं कि आप जो सवाल करेंगे उनके सवालों के जवाब देते हुए मैं अपनी बाकी की बातें कहूंगा। एक बार पुनः कोचीन विश्वविद्यालय कुसाट का
प्रोफेसर के अजिता और डॉक्टर प्रभाकरन हेब्बार जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समकालीन कविता के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी भाषा के बारे में इस तरह से कुछ मोटी-मोटी बातें कहने का अवसर मुझे उपलब्ध कराया। बहुत-बहुत धन्यवाद।